बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 अक्टूबर है, दिन है बुध का और साल 2020। हुकूमत की जानिब से नाज़रीन ये बार बार कहा जाता है कि मौजूदा हुकूमत किसी भी करप्ट माफिया को, चाहे उसका ताल्लुक शरीफ खानदान के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक जरदारी खानदान के साथ हो या किसी भी फैमिली के साथ ताल्लुक हो, मौजूदा हुकूमत की जानिब से किसी भी करप्ट माफिया को किसी किस्म का एनआरओ नहीं दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन आज की इस वीडियो में एनआरओ डील के हवाले से एक बड़ी खबर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा। हुकूमत की जानिब से करप्ट माफिया को एनआरओ देने के मामले पर गौर करने के लिए आज पार्लियामेंट से 30 रोज का वक्त मांग लिया गया है और यह 30 रोज की मोहलत नाज़रीन इस नुक्ते पे मांगी गई है कि नैब कानून में तरमीम के जरिए करप्ट माफिया को किस हद तक एनआरओ देना है, किस हद तक एनआरओ नहीं देना। इन तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर करने के लिए आज पार्लियामेंट से हुकूमत ने 30 रोज का वक्त मांगा है। लेकिन आप नाज़रीन को मैं ये भी बता देता हूं कि हुकूमत की जानिब से जो मशरूत तौर पर एनआरओ की पेशकश की जा रही है, इससे मुश्तरका अपोजिशन की जानिब से आज बाकायदा तौर पर ठुकरा दिया गया है। इस सारी खबर की तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और दो और छोटी छोटी खबरें हैं, एक कुलभूषण यादव के हवाले से और दूसरी आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के हवाले से। वो खबरें भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एनआरओ डील के हवाले से जो बड़ी खबर है। नाज़रीन आज कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का इजलास हुआ। हुकूमती रुकने कौमी असम्बली रियाज फतियाना ने कामा कमेटी के इजलास की सदारत की। आज कामा कमेटी का इजलास शुरू होने से पहले मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और मोहसिन शाह नवाज रांझा जो है वो कामा कमेटी के इजलास में पहुंच चुके थे। इजलास शुरू होने से पहले ख्वाजा साद रफीक की जानिब से मोहसिन शाह नवाज रांझा के कान में ये सरगोशी की गई कि आज नैब कानून में तरमीम के मामले पर हमने हुकूमत को ठोकना ही ठोकना है। इसके बाद जब बाकायदा तौर पर कामा कमेटी के इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ तो वफाकी वजीर कानून फ़रोग नसीम, जो आम तौर पर कामा कमेटी के इजलासों में गैर हाजिर रहते हैं और उनकी इस गैर हाजिरी पर कामा कमेटी की जानिब से तशवीश का इजहार भी किया जाता है, बरमी का इजहार भी किया जाता है। लेकिन आज क्योंकि कामा कमेटी में नैब कानून में तरमीम के मामले पर बहस होनी थी, तो इसलिए आज वो खसूसी तौर पर कामा कमेटी के इजलास में शरीक हुए। नाज़रीन ये जो बिल हुकूमत की जानिब से कामा कमेटी में पेश किया गया है, नैब कानून में तरमीम का यह बिल है। इस बिल में ब्यूरोक्रेट्स के लिए, इस बिल में कारोबारी हजरात के लिए और सियासतदानों के लिए और उसके साथ साथ पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ रखा गया है, उनके लिए नरमी रखी गई है। तो आज इस बिल पर कामा कमेटी में जो है वो बहस की जानी थी। आज जब कामा कमेटी के इजलास की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ तो फ़रोग नसीम की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई कामा कमेटी से कि आज इस बिल पर जो है वो बहस को मौखर किया जाए और उनका ये कहना था कि हम इस बिल के मामले पर मुझे मज़ीद तैयारी का वक्त दिया जाए। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुशावरत करना चाहता हूँ, मैं वफाकी काबीना के साथ भी मुशावरत करना चाहता हूँ। तो लिहाजा आज नैब कानून के तरमीम के इस बिल पर बहस ना कराई जाए। और फ़रोग नसीम की जानिब से कामा कमेटी को ये धमकी भी दी गई सख्त अल्फाज में कि अगर कामा कमेटी की जानिब से आज इस बिल पर बहस का आगाज़ किया गया और इस बिल को मंजूर कराने की कोई भी अगर अटैम्प्ट की गई तो मैं ये बिल जो है कामा कमेटी से वापस लेने की इस्तदा करूंगा। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रुकने कौमी असम्बली है नवीद कमर, वो भी इजलास में शरीक थे। उनकी जानिब से फ़रोग नसीम को मुखातिब करके ये कहा गया कि चलें, सियासी मामला तो अपनी जगह पे हैं, वो तय होते रहेंगे, लेकिन इस बिल के ऊपर जो बहस है इससे जो ताहयात जो है वो ज़ेर इल्तवा नहीं रखा जाता, ज़ेर इल्तवा जो है वो नहीं रखा जा सकता। किसी ना किसी दिन जो है इस बिल पर बहस होनी है और ये बिल हुकूमत की जानिब से जो है वो तजवीज़ किया गया है, हुकूमत की जानिब से कामा कमेटी में पेश किया गया है। इस बिल का जो ताल्लुक है वो अपोजिशन के साथ बिल्कुल नहीं है। इस पर फ़रोग नसीम ने यह कहा कामा कमेटी को कि मैंने सिर्फ 30 रोज़ की मोहलत मांगी है। 30 रोज़ के अंदर मैं इस बिल में नैब कानून में तरमीम के मामले पर काबीना के साथ भी मुशावरत मुकम्मल कर लूँगा और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ भी मेरी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। और आइंदा 30 रोज़ गुजरने के बाद जब इस बिल पर दोबारा इस बिल को कामा कमेटी में पेश किया जाएगा तो वजारत कानून की जानिब से और मेरी जानिब से किसी किस्म का एतराज़ जो है वो नहीं उठाया जाएगा। इसके बाद ख्वाजा साद रफीक बोले और उनकी जानिब से क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए, किस तरह के जुमले अदा किए गए, ये आप नाज़रीन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ख्वाजा साद रफीक ने यह कहा कि कहानी तो बहुत लंबी हो चुकी है। अपोजिशन नैब के काले कानून में तरमीम तजवीज़ करे तो हुकूमत की जानिब से यह कहा जाता है कि अपोजिशन हुकूमत से एनआरओ मांग रही है। हम अपनी बारियां दे चुके हैं, अब हुकूमत की बारी है। यहाँ पर ख्वाजा साद रफीक ये कह रहे थे कि हम नैब को भुगत चुके हैं, हमारे लोग जो हैं वो जेलें भी काट चुके हैं, जमानत पर बाहर आ चुके हैं, हमारे अपोजिशन के लोगों के खिलाफ जो है वो नैब ने रेफरेंस भी दायर कर दी हैं जिन पर ट्रायल जारी हो चुका है। अब नैब को भुगतने की बारी जो है वो हुकूमत की है।
आगे चल के ख्वाजा साद रफीक ने यह कहा, बल्कि शिकवा किया जब फेटअप की कानून साजी के मामले पर हुकूमत ने इंगेज किया था अपोजिशन को, और उसी मौके पर हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम के मामले पर भी जो है वो मुशावरत का आगाज़ किया था। फिर जो 34 अमेंडमेंट जो है वो अपोजिशन की जानिब से पेश की गई थी, जिसे हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि एक ऐसा एनआरओ जो है अपोजिशन की जानिब से मांगा जा रहा है जिसका मतलब यह है कि नैब के इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। इस पर ख्वाजा साद रफीक का ये कहना था कि हुकूमती वज़रा ने अपोजिशन को कानून साजी में धोखा दिया, अपना एनआरओ हुकूमत जो है वो अपने पास रखे, हमारा इस किसी भी नैब बिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ख्वाजा साद रफीक की जानिब से, हुकूमती जो रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मलिका बुखारी की जानिब से, इस सारे मामले पर जो है वो इस तरह से जो है वो रिस्पांस दिया गया कि जो मीडिया टॉक शो में जाके इस तरह से बातें की जाती हैं, ये कायमा कमेटी है, ये कोई टीवी टॉक शो नहीं है। यहाँ पर हम ये बता देंगे कि फिर किस अपोजिशन के रहनुमा की जानिब से जो है हुकूमत से जो है वो एनआरओ मांगा गया था। एक मरतबा फिर इस मौके पर जो है वो नवीद कमर की जानिब से इंटरवीन किया गया और ये कहा गया कि नैब कानून हो या कोई भी कानून है, उसमें अमेंडमेंट तजवीज़ करना जो है अपोजिशन का हक होता है, और जो रवैया मलिका बुखारी की जानिब से अडॉप्ट किया गया है ये हुकूमती रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आगे चल के फिर बारी आ जाती है मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब की। मोहसिन शाह नवाज रांझा ये कहते हैं कि नैब को सिर्फ अपोजिशन के लिए और नून लीग के लिए मुख्तस कर दे, जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ आपने अपोजिशन के खिलाफ करनी है, नून लीग के खिलाफ करनी है, आप करते रहें, लेकिन इस तमाम इंतकामी कार्रवाइयों से, नैब की कार्रवाइयों से जो कारोबारी हजरात हैं उन्हें निकाल दिया जाए ताकि जो बिजनेसमैन हैं उनका काम चलता रहे। आगे चल के ये कहा गया मोहसिन शाह नवाज रांझा की जानिब से कि हमारी गलती थी, हमने अपने दौर में नैब को ख़त्म नहीं किया, नैब के कानून में तरमीम नहीं की, और हम यही कहते हैं कि नैब का इदारा ख़त्म होना चाहिए। और इसके बाद मुस्तफा नवाज की जानिब से बाकायदा इस तरमीमी बिल से लाताल्लुकी का इजहार किया गया और ये कहा गया साद रफीक की जानिब से कि हम इस हुकूमत का जो मशरूत एनआरओ है इसे क्यों एक्सेप्ट करें। मौजूदा हुकूमत के पास तो सिर्फ 30 दिन की मोहलत बाकी रह गई है। 30 दिन के बाद मौजूदा हुकूमत जिस तरह से एक तहरीक का आगाज हो चुका है पीडीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए, तो हुकूमत के पास तो सिर्फ 30 दिन का वक्त है। 30 दिन के बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। ऐसी हुकूमत जिसके पास 1 माह का वक्त बाकी हो वो अपना एनआरओ अपने पास रखे, हमें ये एनआरओ नहीं चाहिए। इस पर मलिका बुखारी साहब जो है साहिबा जो है एक मरतबा फिर जो है वो बरहम हुई और उनकी जानिब से धीमे अल्फाज के साथ ये कहा गया, बल्कि ये अल्फाज जो है कमेटी के बाकी अरकान ने भी सुने और इसे ऑफ द रिकॉर्ड बाद में कंसीडर किया गया। मलिका बुखारी का ये कहना था कि अपोजिशन की ये ख्वाहिश जो है सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी और हुकूमत जो है अपने 5 साल पूरे करेगी। तो नाज़रीन ये इस तरह से ये पेशरफ्त हुई है कि अब हुकूमत ने खुद एक ड्राफ्ट जो है वो पेश किया है कामा कमेटी में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट पेश की गई हैं, जिसमें रिलीफ भी है ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए भी और उसके साथ साथ कारोबारी हजरात के लिए भी। लेकिन आज तो 1 माह का वक्त मांगा गया है। 1 माह के बाद जो भी कार्रवाई होगी कायमा कमेटी में इस बिल के हवाले से वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसी कायमा कमेटी के इजलास में आज जो आला अदलिया के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ाने के हवाले से भी मामले पर गौर किया गया। रुकन कौमी असम्बली है अमजद अली खान की जानिब से यह बिल जो है वो पेश किया गया था। इसमें तजवीज़ ये थी कि आला अदलिया के जजेस की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 साल है और हाई कोर्ट के जजेस की जो एज है वो 62 साल है, इसे बढ़ा दिया जाए, इसमें 3 साल का इजाफा किया जाए। लेकिन अरकान कायमा कमेटी का ये कहना था कि ये जो सिलसिला है आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के हवाले से, ये सिलसिला इस जगह पर ख़त्म होना चाहिए और 65 साल की उम्र वाले जजेस के जो फैसले हैं वो हम सब के सामने हैं, तो लिहाजा इस किस्म का कोई बिल भी जो है वो अब इस पर गौर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बिल को रिजेक्ट करने की बजाय इस पर आज जो कार्रवाई थी उसे मौखर कर दिया गया। इसके बाद कुलभूषण यादव को कानूनी मुआवनत फराहम करने के हवाले से पहले तो हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस को बाकायदा कानून की सूरत में कायमा कमेटी में पेश किया गया। इस बिल पर वजीर कानून फरूक नसीम का यह कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जो फैसला दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले पर नजरसानी का जो है मैकेनिज्म बनाना है और इसी मैकेनिज्म के तहत जो है वो और इसी मैकेनिज्म को बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था और ऑर्डिनेंस के बाद कुलभूषण यादव ने या भारत ने कुलभूषण यादव का कोई भी जो है वकील मुकर्रर नहीं किया और इसी मामले पर भी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। आगे चल के फरूक नसीम का ये कहना था कि चूंकि ये एक लीगल मामला है, माजी में जो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी उनकी जानिब से अपना कुलभूषण यादव को कौंसल रसाई फराहम नहीं की गई थी और माजी की हुकूमत ने अपनी दानिश में ये दुरुस्त फैसला किया गया होगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कुलभूषण यादव को कौंसल रसाई देने का फैसला किया है और ये जो कानूनी मामलत फराहम की जा रही है हुकूमत की जानिब से और जो बिल लाया जा रहा है, जो कानून साजी की जा रही है,
اس کا تعلق جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے ساتھ ہے، اور اگر یہ بل پاس نہیں کیا جاتا اور اس قسم کی لیجسلیشن نہیں کی جاتی تو بھارت ہمارے خلاف جو ہے توہین عدالت کا مقدمہ لے کے عالمی عدالت انصاف میں چلا جائے گا۔ مسلم لیگ نواز کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اس بل کی جو ہے بھرپور مخالفت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے کلبھوشن یادو کی جو سزا ہے اس میں اس کو ریلیف دینا چاہتی ہے، اس کو کنسیشن دینا چاہتی ہے، اس کو NRO دینا چاہتی ہے، لہٰذا ہم اس بل میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ فروغ نسیم کی جانب سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو اس بل پر کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنی ترمیم تجویز کر سکتے ہیں، آپ بتائیں کیا اس بل میں جو ہے امینڈمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، آپ بتا دیں، ہم وہ امینڈمنٹ اگر ٹھیک ہوئی تو اس میں شامل کر لیں گے۔ لیکن کوئی بھی تجویز جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے اس قانون میں نہیں دی گئی، جس کے بعد کثرت رائے سے کلبھوشن یادو کو قانونی معاونت فراہم کرنے کے حوالے سے جو بل تھا، جو قانون تھا، آج قائمہ کمیٹی سے پاس کر لیا گیا ہے، اور اب اسے قومی اسمبلی میں باقاعدہ جو ہے وہ منظور کرانے کے لیے حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔